मी तिला दिसत नाही म्हणते. हाँ भी नहीं चल रहा है। अपना फर्स्ट चैप्टर है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का परिचय। ये तो सबको पता है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ये एक पुरातन भारतीय चिकित्सा पद्धति है। इस आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में, ये प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में स्वयं का उपचार किया जाता है, खुद से ही। संभवतः मनुष्य उसे सहज प्रवृत्ति में जो कुछ भी अपने अंदर छिपा हुआ है, एनर्जी एनर्जी जो है वो हमारे अंदर ही है, लेकिन हमें उसका पता नहीं है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, उस एनर्जी को हम दबाकर या उसे एक स्थान से दूसरी स्थान पर लेके जाके हम हमारे जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है वो हम खत्म कर सकते हैं, उससे मुक्ति पा सकते हैं। तो ये जो है, ये एक अध्ययन पद्धति है जो कि स्वाभाविक प्रकृति के आधार पर गहन अध्ययन एवं चिंतन के स्वरूप में ही विचार की इस सहज और सरल चिकित्सा विद्या का जन्म हुआ है। ये तो सबको पता है। अब हम आगे चलते हैं। एक्यूप्रेशर का मतलब आपको पता है। एक्यू मीन्स एक स्मॉल सुई जैसा बिंदु होता है, सूक्ष्म। एक्यू मीन्स सूक्ष्म, और प्रेशर मीन्स दबाव देना। दबाव सुई की नोक के समान सूक्ष्म बिंदु पर दबाव देकर हम दबाव अपनी जो भी अच्छा। प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक्यूप्रेशर जो है, ये एक्यूप्रेशर हम मैग्नेट चिकित्सा से कर सकते हैं, कलर थेरेपी से कर सकते हैं, या फिर सुजोग यानी कि हम सीड्स के द्वारा भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। आयुर्वेद का मतलब क्या है? आयुर्वेद का मतलब बताया है इस यहाँ पे। आयु मीन्स हमारा जीवन। जीवन। आयु आयु का मतलब क्या है कि हमारे जन्म से लेके हमारे मृत्यु तक का जो पीरियड है उसे हम जीवन कहते हैं। तो ये है आयु हमारी। कोई कोई 70 साल जीता है, कोई 80 साल जीता है, कोई 90 साल जीता है। तो वो उसकी क्या हो गई? आयु। और इस आयु का यानी से जन्म से लेके मृत्यु तक का ज्ञान, कैसे जीना है हमें, किस तरह से हमें जीना है, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान आयु का ज्ञान यानी कि जीवन का ज्ञान, इसी को कहते हैं आयुर्वेद। आयु मीन्स आयु हमारा जीवन, और वेद का मतलब है ज्ञान। तो हमारे आयु का ज्ञान यानी कि जीवन का ज्ञान, इसे कहते हैं आयुर्वेद का मतलब हो गया ये। अब एक्यूप्रेशर का मतलब हमें पता है कि हम एक सूक्ष्म बिंदु के जैसे पॉइंट पर हम दबाव देते हैं। तो एक्यू मीन्स सुई समान, और प्रेशर मीन्स दाब। तो सूक्ष्म बिंदु पर दाब देकर दबाने का ये जो ज्ञान है, तो ये हो गया हमारा आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। हमारा जीवन को जीने के लिए एक्यूप्रेशर द्वारा हम उसे सरलता से हम जी सकते हैं। तो ये हो गया आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। अब ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर जो है, ये शरीर, मन और आत्मा, ये तीनों पर प्रभाव डालता है। शरीर भी, मन भी और आत्मा भी। हम एलोपैथी जो उपचार होता है वो सिर्फ शरीर के ऊपर होता है। शरीर जो फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी पर ही अ, वो उपचार करते हैं। लेकिन हम एक्यूप्रेशर में या आयुर्वेद में शरीर भी, मन भी और आत्मा भी, ये तीनों पर काम किया जाता है, तीनों पर प्रभाव डाला जाता है। इसलिए इसको आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, हल्का सा दबाव हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है। तो ये सोचने का विषय है। जिस प्रकार रोते हुए बच्चे की माँ सांत्वना देते हुए हल्का सा स्पर्श, दबाव करते हुए शांत कर देती है, उसी प्रकार
एक्यूप्रेशर मानव शरीर पर स्थित बिंदुओं पर हल्का सा दबाव देकर उसमें परिवर्तन ला सकता है। रोता हुआ बच्चा बहुत रो रहा है, लेकिन सिर्फ उसकी माँ का हाथ उसके ऊपर फेरते ही क्या होता है कि वो बच्चा शांत हो जाता है। क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि हमारे हाथ में ऐसी कुछ तो शक्ति है जिससे कि वो शांत हो गया। तो इसी को हमें एक्यूप्रेशर में इस्तेमाल करना है, इसी एनर्जी को हमें इस्तेमाल करना है। मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्थिति में परिवर्तन देखने का ये सुअवसर हम सभी एक्यूप्रेशर उपचारकों को अक्सर प्राप्त होता रहता है। अभी ये दूसरा चैप्टर है, आयुर्वेदिक तुल्यार्थता। ये कल हमने तुल्यार्थता देखी है। तुल्यार्थता तो हम सब जानते हैं, अपने यावंतो ही लोके मूर्तिमंत भाव विशेषः तावंतः पुरुषे यावंतः पुरुषे तावंत लोके। यानी कि ब्रह्मांड में क्या है? ब्रह्मांड में है 5 एलिमेंट्स। हम हमारे आसपास देखते हैं, हमारे आसपास क्या है? हमारे आसपास है आकाश, और आकाश के साथ क्या है? वायु है। फिर हम महसूस वायु को हम महसूस कर सकते हैं। फिर पानी है, पानी को हम देख सकते हैं, पानी है। अग्नि है, और पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व में क्या है? सभी एलिमेंट्स है, सभी पदार्थ है उसमें। उसमें है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस वगैरह वगैरह सब। अ, तो ये जो है ये पृथ्वी तत्व है। तो इस 5 एलिमेंट से बना है पंच महाभूत। तो जो जो ये ब्रह्मांड में जो 5 तत्व है, ये 5 ही तत्व, पांचों ही तत्व हमारे अंदर भी है। ये पांचों तत्व हमारे अंदर भी है। तो इसलिए उसे कहा गया यावन तो ही लोके, यानी कि इस लोक में जो है वो मूर्तिमंत भाव हमारे अंदर भी है। तावंत पुरुषे, यावंत पुरुषे तावंत लोके। जो पुरुष में है वो भी लोक में है, और जो लोक में है वो भी पुरुष में है। तो इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, हमारे शरीर को पिंड कहा गया है। तो जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है, और इस पिंड में जो है वही ब्रह्मांड में है। यानी कि हम एक जैसे हैं, बाहर से अंदर से हम एक जैसे हैं। ये तो सबसे पहले समझ लेना चाहिए। फिर हम भौतिक, फिजिकल और मेटाफिजिकल घटक दोनों ही ब्रह्मांड में है। फिजिकल तो अभी बताया मैंने 5। फिर मेटाफिजिकल, पराभौतिक भी है, भौतिक द्रव्य भी है, और पराभौतिक कंपोनेंट्स भी है ब्रह्मांड में। वो ही वो भी हमारे अंदर है, मनुष्य में है। ये है तुल्यार्थता। तुल्यार्थता तो सबको पता है। यहाँ पे होता है, अंगूठे में होता है हमारा सर। फिर अंगूठे के निचले हिस्से में होता है हमारी गर्दन का पोर्शन। फिर ये हाथ, यहाँ पे फेफड़े वगैरह है। अब ये जो आधा पोर्शन है, ये गले के नीचे का पोर्शन जो है वो हाथ के नीचे से स्टार्ट होता है। हमारे जो ये एल्बो है, एल्बो नहीं सॉरी, रिस्ट है। रिस्ट का पोर्शन जो है वहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा फेफड़ों का ये पोर्शन। तो ये पोर्शन जो स्टार्ट हो रहा है ये हाथ के यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि ये गर्दन, अगर अंगूठा ऐसा ऊपर लिया जाए तो यहाँ पे आएगा। ये अंगूठा अगर हम ऊपर ले तो यहाँ पे आएगा हमारा अंगूठे का ऊपर का पोर्शन, यानी कि यहाँ पे आएगा हमारा चेहरा, फेस आएगा। फिर उसके नीचे यहाँ पे आएगा, ये हमारी आएगी गर्दन। ये गर्दन यहाँ पे आएगी। फिर ये निचला हिस्सा इस तरह से हाथ में आता है। फिर ये ये हो गए। फिर ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये लंग्स, जो लंग्स इधर है, वो लंग्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये लंग्स है। फिर यहाँ पे आएगा हार्ट का पोर्शन, ये हार्ट है हमारा। फिर ये स्टमक, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये मध्य रेखा जो है, ये मध्य रेखा के कल हमने देखा था, ये मध्य रेखा के ऊपर है हार्ट और लार्ज इंटेस्टाइन।
और ये इस लाइन के नीचे है स्टमक, पैनक्रियाज वगैरह, ये सब यहाँ पे है। फिर यहाँ पे आएगा नीचे आंतों का भाग है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये इस लाइन के नीचे आएगा यहाँ पे। ये है हमारे पैर, ये जो पैर है हमारे, फिर ये पूरा पोर्शन हो गया, ये पूरा पोर्शन जो है, ये पूरा पोर्शन यहाँ पे है हमारे हाथों में। फिर ये हो गए, इस तरह से हो गए, ये जो दो पैर हैं, ये दो पैर हमारे यहाँ पे हैं। और ये जो हाथ है, ये हाथ इधर, बाहरी दो उंगलियां जो है, ये हमारे हाथ है। इस तरह से ये तुल्यार्थता। पीछे से अगर देखा जाए तो पीछे से ये हमारा ब्रेन का पोर्शन ऊपर का है, ये हमारे सर का पोर्शन है। फिर यहाँ से हमारा वर्टेब्रल कॉलम शुरू होता है, ये सर्वाइकल रीजन है। फिर यहाँ से थोरैसिक, और ये इस तरह से ये नीचे का सैक्रम रीजन है। ये ऐसे नीचे यहाँ तक का पोर्शन जो है, ये ऊपर से यहाँ तक का पोर्शन जो है, ये अंगूठे में पीछे से है। और यहाँ से कंधों के यहाँ से का जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन ये हाथों में हमारे पीछे से यहाँ तक आएगा। और ये एनस का भाग है, एनस और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमारे यहाँ पे ये दोनों उंगलियों के बीच में आएंगे, ये जो है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा पूरा वर्टेब्रल कॉलम। और ये किडनीज होती है यहाँ पे दो, तो ये दो किडनीज यहाँ पे रहेंगी हाथ के। ये जो स्मॉल फिंगर है और इंडेक्स फिंगर है, इसके नीचे दोनों किडनियाज होती हैं। तो ये दोनों किडनीज यहाँ पर है, दोनों हाथों में, पीछे, ये पीछे की साइड से, हाथों का पिछला भाग। जैसे हाथों में है उसी तरह से हमारे पैरों में है। तुल्यार्थता हमारे पैरों में भी उसी तरह से है। अंगूठे में होगा हमारा सर का पोर्शन, और यहाँ से स्टार्ट होगा। अब ये अंगूठा अगर हमने यहाँ पे लगा दिया तो यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, इस तरह से आएगा ये होगा हमारे लंग्स, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये यहाँ पे आएगा हार्ट, ये स्टमक, ये लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये लार्ज इंटेस्टाइन। ये इस तरह से हमारे पैरों में सब आएगा। यहाँ पे ऊपर अगर हमने ये अंगूठे को अगर यहाँ पे ऊपर रख दिया तो ये इस तरह से हमारा शरीर की तुल्यार्थता पैरों में है। अब ये हो गया निचला वो पोर्शन, और ये दोनों बीच वाली जो दोनों उंगलियां हैं, ये है हमारे पैर। और ये जो इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स टो है और स्मॉल टो है, ये है हमारे हाथ। ये सर, ये गले का पोर्शन, ये दो हाथ और बीच के दो पैर, ये हो गई हाथों में। उसी तरह से ये पैरों में, सेम हाथ में जैसा, हाथों में जैसा, हथेलियों में जैसा होता है, उसी तरह से ये पैरों में, ये दोनों उंगलियों के बीच में आएगा हमारा एनस का पोर्शन, ये सैक्रम का पोर्शन यहाँ पे आएगा। आयुर्वेदिक की परिभाषा, हिता हितम सुख दुखम आयुष तस्य हिता हितम। आयुर्वेद में क्या कहा है कि हितमय और अहितमय जीवन, सुखमय जीवन और दुखमय आयु, व्यक्ति का हित और अहित एवं मान का वर्णन हो, उसे आयु के ज्ञान का शास्त्र आयुर्वेद कहते हैं। इस शास्त्र में, अभी शास्त्र तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे विज्ञान है, लेकिन ये एक शास्त्र ऐसा है, आयुर्वेद एक शास्त्र ऐसा है, इस शास्त्र में हितमय और अहितमय, हमारा हितकारक क्या हो, हमारे लिए क्या हितकारक है और हमारे लिए क्या अहितकारक है, जो कि हमें नहीं चाहिए, जो अच्छा है, जो बुरा है, उसके बारे में बताया है। और क्या बताया है कि हम सुखमय जीवन कैसे जिए, दुखमय आयु कैसे होती है, सुखमय आयु कैसे होती है, जो रोगों से भरी आयु होती है वो दुखमय आयु होती है, और जो एक्सलेंट है, जो हेल्दी है, वो सुखमय
आयु उसे कहेंगे, जो कि लास्ट तक, लास्ट सांस तक जो सुखमय जीवन जिया है। इसका मतलब क्या है? सुखमय जीवन जिया है, इसका मतलब क्या है कि उसका पूरा आयु जो है वो निरोगी था, उसे कुछ भी बीमारी नहीं हुई, तो वो सुखमय जीवन उसने प्राप्त किया। और जब बीमारी आती है तो हमारी आयु कैसी हो जाती है? दुखमय हो जाती है। आप मान तो क्या है कि काम नहीं करते इस हैं? शास्त्र में हितमय क्या है, अहितमय क्या है, ये बताया है। जिस शास्त्र में सुखमय क्या है, दुखमय क्या है, अपने आयु के बारे में ये बताया है। व्यक्ति का हित किसमें है, अहित किसमें है, ये उसमें इस शास्त्र में बताया है। तो इस वर्णन जिस शास्त्र में, जिस शास्त्र में है, उसे आयुर्वेद कहते हैं। तो ये हो गई आयुर्वेद की व्याख्या। फिर उसके बाद में आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? आयुर्वेद का संक्षेप में इसका प्रयोजन स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोग युक्त पुरुष के विकारों की शांति करना। अभी आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, हम क्यों, क्या सीख रहे हैं, हम क्यों सीख रहे हैं? तो इसका संक्षेप में प्रयोजन ये है कि स्वस्थ पुरुष का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रखा जाए। जो स्वस्थ है, जो निरोगी है, लेकिन वो हमेशा के लिए निरोगी रहना चाहिए, तो उसका स्वास्थ्य का रक्षण किस तरह से हमें करना है, ये हमें सीखना है। उसकी स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करनी है। और जो, अच्छा, जो रोगमय है, जिसे रोग हुआ है, तो उसे हम रोग मुक्त कैसे करेंगे, उसके विकारों को हम बाहर कैसे निकालेंगे, ये हमें इस आयुर्वेद में सीखना है। इसका प्रयोजन है, आयुर्वेद आयुर्वेद का प्रयोजन है कि स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो रोग युक्त शरीर पुरुष है उसके विकारों को निकाल देना, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है। फिर उसके बाद में है भौतिक और पराभौतिक क्या है। भौतिक और पराभौतिक, जो भौतिक और पराभौतिक स्तर पर जानकर इसका अध्ययन किया गया है। भौतिक तो हमने जान लिए, भौतिक क्या है? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये एलिमेंट्स जो है ये भौतिक है। अब इसे भौतिक क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि वो विजिबल है, गोचर है। और पराभौतिक क्या है? पराभौतिक जो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन है, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जो इनविजिबल है, वो पराभौतिक है। आत्मा, आत्मा, हम कहते हैं कि आत्मा है, लेकिन हम आत्मा को देख सकते हैं क्या? हम आत्मा को नहीं देख नहीं। सकते, वो मेटाफिजिकल है, तो वो अगोचर है। जो विजिबल है उसे गोचर कहेंगे, फिजिकल जो है उसे गोचर कहेंगे, विजिबल कहेंगे। और जो पराभौतिक है वो अगोचर है, यानी इनविजिबल है। स्पर्श है, इम्बाइब्ड विथ टच फीलिंग, हम स्पर्श करके जान सकते हैं। भौतिक जो है उसे हम स्पर्श कर सकते हैं। और पराभौतिक कैसे है? जो अस्पृश्य है, जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते। व्यक्त, मैनिफेस्टेड है। भौतिक जो एलिमेंट्स है वो व्यक्त है, मैनिफेस्टेड है। और पराभौतिक जो है वो अव्यक्त है। भौतिक जो है वो शब्द द्वारा हम बता सकते हैं, लेकिन पराभौतिक जो है उसका अर्थ, अर्थ निहित भाव, सिर्फ भाव ही हम जान सकते हैं। भौतिक में शरीर है, शरीर जो है वो पंच तत्वों से बना है, तो ये भौतिक है। वो जो, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसके भाव हम, अब ये इसी शरीर में भाव भी होते हैं। वो भाव दिखाई देते हैं क्या? वो वो हम देख नहीं सकते। शरीर है भौतिक स्वरूप में। मन है, मन में क्या आता है? बुद्धि है हमारी, जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन बुद्धि है। किसी किसी की बुद्धि बहुत चलती है, किसी किसी की नहीं चलती है, लेकिन वो बुद्धि तो होती है ना। तो मन में क्या होता है? बुद्धि है, आत्मा है, काल है और दिशा है, ये मन में आ जाते हैं। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, यानी कि ये पांचों एलिमेंट्स। व्यापकता, शीतलता, दाहकता, शून्यता और प्रसारता, ये उसके गुण है। तत्व है, भौतिक तत्व है,
और पराभौतिक ये ऊर्जा है। उसके गुण और कर्म होते हैं पराभौतिक के भी। बोलिए। मैडम बताइए क्या चल रहा है? आज तो होने वाली नहीं थी ना क्लास, तो मुझे पता हाँ, नहीं था, आज प्लीज। होने वाली थी नहीं थी, लेकिन मैं एक एक हफ्ता 15 दिन में नहीं हूँ, इसलिए मैं ले ओके, रही। नो इश्यू। हाँ। कोई बात नहीं। हाँ, क्या ये चल रहा है बता दीजिए, इतना बता। भारद्वाज भारद्वाज का ले रहे हैं रिवीजन। अच्छा, ठीक है। हाँ। भरत, वो हो गया खत्म अग्निवेश का? अग्निवेश का खत्म नहीं हुआ है, अग्निवेश का भी अच्छा चालू रखेंगे, लेकिन आज मैंने भारद्वाज लिया। अच्छा, वो तो हम भरद्वाज कंटिन्यू का करेंगे कौन से पेज पर है? मंडे से। अभी ये पेज ठीक 6 है, नंबर का चल रहा है। ठीक है, चलेगा चलेगा, ओके, हाँ, थैंक यू। तो ये हो गए भौतिक और पराभौतिक। तो भौतिक व्यक्त है, पराभौतिक अव्यक्त है। फिर इसमें तमोगुण गुण सब है। भौतिक रूप जो है वो जन्म मरण के बंधन में पड़े रहते हैं। सत्वगुणी जो होते हैं, गुण सत्वगुण प्रधान अतएव तत्वज्ञानी जन्म मरण के सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो लोग ये इस आसक्ति में रहते हैं, जो जिन पुरुषों को रजोगुण और तमोगुण में अत्यंतिक आसक्ति होती है, जो अहंकार में पड़े हैं, वे ही जन्म मरण के बंधन में पड़ते हैं, क्योंकि वो शरीर को ही मैं मानते हैं। तो शरीर को वो शरीर जानते हैं, वो मैं हूं ऐसा जानते हैं, वो पंच तत्व है ऐसा नहीं जानते हैं। जो तत्व ज्ञानी होते हैं, वो तत्व का मतलब क्या है? तत्व का मतलब पंच तत्व, पांच तत्व। और जिसका ज्ञान उसे है, उसे कहते हैं तत्व ज्ञानी। उसे ही कहेंगे सत्व गुण प्रधानी। उनमें क्या होता है फिर? जिन्होंने पंच तत्व का ज्ञान ग्रहण कर लिया, जो समझ गया कि मैं नहीं हूं, मैं तो ये पांच एलिमेंट से बना हुआ हूँ, ये जानने वाला जो होता है उसे कहते हैं तत्वज्ञानी। और जो तत्वज्ञानी है, वो उसको अहंकार नहीं होता है, फिर वो रजोगुण तमोगुण से परे हो जाता है। तो फिर उसको ये सब मिथ्या ज्ञान जो है, मैं जो है, वो उससे परे चला जाता है। और वो उसे फिर जन्म मरण के सांसारिक बंधन से वो मुक्त हो जाता है। और जो मैं करता रहता है, जो तत्व का ज्ञान नहीं जाना है जिसने, वो ऐसे ही मर जाता है। तो फिर उसे फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़ा ही रहता है, फिर जन्म लेता है, फिर जन्म लेता है। जब तक वो तत्व का ज्ञान नहीं कर लेता, तब तक उसे जन्म फिर से लेना पड़ता है। तो ये अ, फिर उसके आगे है आयु की व्याख्या लिखी हुई है। शरीर, इंद्रिय, सत्व, मन, आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। अभी ये जो है सेंस ऑर्गन्स, इंद्रिय मतलब क्या है? हमारे सेंस ऑर्गन्स है। मन, माइंड, ये जो है, ये भाव जो है, ये गुण जो है आत्मा के, मन, आत्मा और इंद्रिय, इनका संयोग को ही आयु कहते हैं। आयु के पर्याय धारी, जीवित, नित्यग, अनुबंध, ये आयु के पर्यायवाचक शब्द है। आयु की व्याख्या की गई है कि आयु का मतलब क्या है? आयु का मतलब क्या है कि हमारे सेंस ऑर्गन्स के साथ मन जुड़ा हुआ है, आत्मा जुड़ा हुआ है। ये पूरे सबके साथ मिलके जो हम जीवन बिताएंगे, शरीर मन आत्मा के साथ संयोग से, उसे ही आयु कहते हैं। आयुर्वेद के 10 द्रव्य होते हैं। ये आ, 10 द्रव्य कौन से हैं? पांच भौतिक और पांच पराभौतिक। पांच भौतिक कौन से हैं अभी बताओ फिर। पंच महाभूत कौन से हैं? पंच महाभूत कौन से हैं? आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। हाँ, यस यस। और पराभौतिक कौन से हैं? काल, आत्मा, मन, तम। बराबर बराबर। दिशा काल मन आत्मा। तम दिशा। तम दिशा, हाँ। आत्मा, मन, काल, दिशा और तम, ये पांच पराभौतिक है। अभी सेंद्रिय ये दो भागों में विभक्त किए गए हैं। ये जो 10 द्रव्य है, पांच भौतिक
और 5 पराभौतिक। ये 2 भागों में विभक्त किए जा सकते हैं, किए जाते हैं। सेंद्रिय इंद्रियों से युक्त द्रव्य को चेतन कहते हैं, और निरेंद्रिय जो जिसमें इंद्रिय नहीं है वो निरिंद्रिय द्रव्य को अचेतन कहते हैं। चेतन में जिसमें चेतना है, जिसमें आत्मा है। अभी पत्थर है, पत्थर है और एक आदमी है। तो आदमी हम ह्यूमंस जो है, हम ह्यूमंस या फिर पूरे जानवर हो या पेड़ पौधे हो, तो जो जो भी जिनमें आत्मा है, जिनमें चेतनता है, वो चेतनता मीन्स सेंद्रिय। अभी सभी जानवरों में, सभी प्लांट्स में क्या होता है, इंद्रियाज होती है। तो इसलिए उसे क्या कहा है, सेंद्रिय। और इन इंद्रियों को चलाने वाला भी कोई उसमें होता है, आत्मा। तो वो हो गए सेंद्रिय। और निरेंद्रिय क्या है, निरेंद्रिय जिसमें इंद्रियां नहीं होती है। वो है, वो है, लेकिन उनमें इंद्रियां नहीं है, तो उसे अचेतन कहेंगे। चेतना नहीं है उसमें, वो निरेंद्रिय है, पत्थर है। ये हो गए आयुर्वेद के 10 द्रव्य। पंचमहाभूत, पंचमहाभूत तो हमें अभी पता है सब। आगे बढ़ते हैं। हेतु सूत्र, हमारा ये 3 सूत्र है। आयुर्वेद ज्ञान त्रिसूत्रों पर आधारित है। हेतु लिंग औषध ज्ञान स्वस्थातुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम विबुधे यम पितामह। तो ये हेतु, ये 3 सूत्र है। हेतु कॉजेस, लिंग सिम्टम्स, और औषध ज्ञान। अब आयुर्वेद का मतलब क्या है? आयुर्वेद यानी कि आयु को जानना। ये तो हमने जान लिया कि हमारे आयु के बारे में मिलने वाला ज्ञान। अब ये ज्ञान कैसे मिल रहा है? तो कॉजेस, हेतु, हेतु क्या है और उसके सिम्टम्स क्या है। अगर किसी को कुछ रोग हो गया है, तो उसको क्यों हुआ है, वो उसके कारण क्या है। फिर उसका क्या आएगा, कोल्ड हुआ है। अब कोल्ड हुआ है, तो कोल्ड के कारण क्या क्या हो सकते हैं। कोल्ड के कारण क्या क्या हो सकते हैं? एक तो वो ह्यूमिड हीट, उसको एक्सटर्नल हीट हो गई होगी, अंदरूनी हीट हो गई होगी, कुछ कोल्ड हुआ होगा। तो ये कुछ तो कारण है, उसके कॉजेस कुछ तो है। तो उसके कारण उसे ये हुआ है, ये है, ये क्या हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, हेतु में जाएगा, कॉजेस में जाएगा। अभी उसका सिम्टम्स, फिर ये खांसी कैसे होती है, नाक से पानी बहता है, आंखों से पानी बहता है, कोई पीला द्रव निकलता है, सफेद द्रव निकलता है, उसके सिम्टम्स, वो कब हो रहे हैं, दिन में कब हो रहा है, ये सब किस में जाएगा, सिम्टम्स में जाएगा। फिर अब इस पे हमें औषधि क्या देनी है, तो उसका ज्ञान जिसमें है वो है औषध ज्ञान। तो ये 3 सूत्र बनाए गए हैं, हेतु, लिंग और औषध। इसका विस्तारीकरण इस तरह से है। फिर हेतु, बता दो, बता दो। लिंग सूत्र, हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और द्रव्य सूत्र, औषध सूत्र। हेतु सूत्र दो लगे रहने दो, क्या है, काल। ये 2 लगे रहने दो। अरे म्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। हेतु सूत्र में है काल, असात्म इंद्रियार्थ संयोग और कर्म। अब हेतु क्यों, ये कॉजेस क्या है, क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। तो हेतु सूत्र में आएगा काल, हमें कुछ तो हुआ है, क्यों हुआ है, उसका काल होगा। एक तो कुछ ऐसा ओवर यूज कर दिए, हमारे इंद्रिय जो होते हैं, उस इंद्रियों को हमने एक तो अति कर दिया है, या फिर गलत इस्तेमाल किया है, या फिर एकदम मिथ्या उसका उपयोग किया है, ओवर यूज, रॉन्ग यूज कर दिया है। तो इस तरह से ये होगा हेतु का ज्ञान। काल, काल, अतियोग, अयोग और मिथ्या योग। और असात्म इंद्रियार्थ संयोग क्या है कि
इंद्रिय जो है हमारी, इंद्रिय असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग, अतियोग कर दिया इंद्रियों का। अभी ये काल, सॉरी, ये काल का जो है काल का अति काल कर दिया, ज्यादा इस्तेमाल कर दिया, अयोग काल का कर दिया और मिथ्यायोग कर दिया। असात में इंद्रिय का अर्थ है कि इंद्रियों का अतियोग कर दिया, उसका इंद्रियों का गलत उपयोग कर दिया, मिथ्यायोग कर दिया। और कर्म है कि अति अ, जब हम काम करते हैं तो काम, अगर हम बहुत ज्यादा काम करते हैं, खाना नहीं खा रहे, कुछ नहीं खा रहे, सवेरे से बैठे हैं, रात तक बैठे हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा हमारा कर्म यानी कि हम जो करते हैं वो हमने बहुत ज्यादा कर दिया, जो जितना नहीं करना चाहिए। हमारे शरीर की भी कुछ मर्यादा होती है, तो वो मर्यादा से हम ज्यादा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, मिथ्या कर रहे हैं, तो ये कर्म में मुड़ता है। फिर फिर उसका परिणाम होगा। फिर आपने काल का गलत इस्तेमाल, समय पर नहीं किया, खाना समय पर नहीं खाया, समय पर नहीं सोए, ये काल का ओवर यूज हो गया, तो उसके परिणाम तो कुछ तो दिखेंगे ना। जरा, क्षुधा, तृषा, मृत्यु। फिर बहुत क्षीण हो जाएगी, क्षुधा, तृषा, मृत्यु, ये उसके सब परिणाम हो गए। फिर क्षीण होती जाएगी बॉडी, फिर मृत्यु भी आ सकती है, अगर ये सब अति योग योग तीनों के हो गए तो। फिर प्रज्ञा अपराध है, प्रज्ञा अपराध में धी भ्रंश, धृति भ्रंश, स्मृति भ्रंश, ये प्रज्ञा अपराध हो गए। तो इस तरह से ये हेतु सूत्र है। फिर लिंग सूत्र में पूर्व रूप, रूप, अपशय, उपशय, अनुपशय, संप्राप्ति। जो लिंग क्या है, सिम्टम्स है ना। फिर वो उसका पूर्व रूप, अगर हमें खांसी हुई है तो उसका पूर्व रूप क्या था, फिर उसका रूप हो गया, फिर उसका उपशमन क्या करेंगे, अनुपशय, संप्राप्ति। शारीरिक वात, पित्त, कफ, मानसिक रज और तम। अभी ये शारीरिक स्तर पर देखेंगे, फिर मानसिक स्तर पर उसे उपचार करेंगे हम। फिर ये शारीरिक स्तर पर हम वात बढ़ा है, पित्त बढ़ा है, कफ बढ़ा है, क्या बढ़ा है वो देखेंगे। मानसिक स्तर पर हम उसका रजोगुण बढ़ा है या तमोगुण बढ़ा है, वो हम देखेंगे। उसके सिम्टम्स हम देखेंगे पूरे। ये हो गए लिंग सूत्र। फिर द्रव्य, उसके आधार पर फिर हम उसका रजोगुण बढ़ा है, तमोगुण बढ़ा है, क्या बढ़ा है वो देखने के बाद, उसको प्रश्नावली करने के बाद, फिर हम उसे द्रव्य औषध देंगे। फिर दोष शामक, जो दोष उसको हुआ है उसका शमन करने के लिए, या फिर उसके धातु का प्रकोपक हो गया है तो उसके शमन के लिए, स्वस्थ हितकारक, तो ये द्रव्य औषध हो गए। तो ये हो गए हेतु, लिंग और द्रव्य औषधि। इसके ऊपर और कोई अच्छे तरह से बोल सकता है तो बोलिए। ये तीनों कोई बताएगा और अच्छी तरह से प्रकाश डालिए। चले आगे फिर। मैडम आपका हाँ, भारद्वाज तो वैसे ही बहुत क्लियर, बहुत अच्छा बताते हैं आप। भारद्वाज इस बार भी अच्छा पढ़ाया था। अच्छा ठीक है, आगे चले फिर। बहुत अच्छे समझ में आता है आपका वैसे ही। ओके, आता है ना, समझ में आ गया ना। ओके ठीक है। हाँ बहुत ही अच्छा, आपको ये चीजें याद आ रही है जो आपने पहले पढ़ाई थी, तो बहुत अच्छा क्लियर करते हो, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। आप तो हाँ, कंटिन्यू रखिए मैडम, ओके ओके ठीक है, चलो। कंटिन्यू करिए। आयुर्वेद के 6 घटक हैं। हाँ, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय, ये 6 घटक है। हाँ, अब हमने ये सब कुछ देखे हुए हैं। द्रव्य, जिस द्रव्य में कर्म और गुण आश्रित हो और जो द्रव्य गुण कर्म का समवायीकरण हो, उसे द्रव्य कहते हैं। कर्म और गुण आश्रित है। द्रव्य में क्या है, द्रव्य में कर्म भी है और गुण भी है। हमने एक एक करके सभी पढ़े हुए हैं। 6 घटक जो है, सामान्य भी देखा है, विशेष भी देखे हैं, गुण भी देखे उसके, और कर्म और समवाय। कर्म की परिभाषा हम ये आगे चलते हैं। हाँ, आगे हमें बहुत
देखना है फिर से। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं। आकाश। आकाश, आकाश का गुण क्या है? आकाश का गुण है मृदु, लघु, सूक्ष्म, श्लक्ष्ण और शब्द। उसका तन्मात्रा है शब्द। ये सबसे सूक्ष्म है। सूक्ष्म कौन कौन है? दो लोग सूक्ष्म है इसमें, आकाश और वायु। ये सूक्ष्म में गुणे जाते हैं। अब ये सूक्ष्म आकाश जो है वो एकदम सूक्ष्म है। सबसे पहला वाला नंबर किसी का लगेगा सूक्ष्म में, तो वो है आकाश। तो ये सूक्ष्म है, तो ये कैसा है? ये मृदु है, लघु है, सूक्ष्म है, श्लक्ष्ण है और उसका तन्मात्रा है शब्द। जब हम बोलते हैं तो ये जो निकलने वाले शब्द है ये आकाश है। कर्म क्या है इसका? मार्दवता, सौशीर्य, लाघव। इंग्लिश में क्या है ये? हाँ, सॉफ्ट, लाइट, सटल, स्मूथ, ये हो गए उसके गुण। और कर्म क्या हो गया फिर? सॉफ्टनेस, पोरोसिटी, परमियाबिलिटी और लाइटनेस, ये हो गए उसके कर्म। और उसकी तन्मात्रा क्या है? आकाश की तन्मात्रा क्या है? शब्द। फिर दूसरा आता है वायु। अब इससे हमें, जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो ट्रीटमेंट के समय हमें ये गुण और कर्म उसके याद रखने हैं कि आकाश जो है वो कैसा है? मृदु है, लघु है, सूक्ष्म है। तो वो क्या करेगा? आकाश। और आकाश कहाँ पे है? हमारे शरीर के पूरा, हमारा जो स्किन है, ऊपर का त्वचा जो है, ये पूरी आवरण जो है, अ, अगर हमने बोनी स्ट्रक्चर लिया तो बोनी स्ट्रक्चर के ऊपर का जो भी आवरण है वो आवरण यानी कि आकाश है। फिर आकाश हमारी स्किन, हमारे मसल्स, हमारी स्किन, हमारे मसल्स, ये कैसे हैं? एकदम मृदु है, लघु है, सूक्ष्म है। और कर्म कैसे इसकी? ये सॉफ्टनेस, पोरोसिटी। पोरोसिटी मीन्स इसमें से छेद छेद है इसमें, इसमें से स्वेट निकलता है। जिस पसीना, पसीना जो है वो अंदर अंदर से बाहर आता है। पसीना बाहर से अंदर भी जाता है, एयर्स। तो यहाँ पर भी रेस्पिरेशन होता है। तो ये पोरोसिटी यहाँ भी है, परमियाबिलिटी भी यहाँ पे है, लाइटनेस भी है। तो ये आकाश के गुण और कर्म है। और आकाश का ये याद रखना है कि शब्द इसकी तन्मात्रा है। फिर वायु है, दूसरा नंबर आता है, दूसरा एलिमेंट है वायु। वायु, ये हमारी फिंगर, आकाश की फिंगर है हमारी, लिटिल स्मॉल फिंगर। कौन से हाथ हाथ की? राइट हैंड की, राइट हैंड की स्मॉल फिंगर यानी आकाश। अब वायु, लेफ्ट हैंड का स्मॉल फिंगर यानी वायु, वायु तत्व का ये फिंगर है। अभी वायु, ये दूसरा सूक्ष्म के, सूक्ष्म के बाद में ये थोड़ा सा बढ़ेगा। तो ये भी लघु है, ये भी शीत है, ये रुक्ष है, खर है, विशद है और सूक्ष्म है। लाइट, कोल्ड, ड्राई, रफ, ट्रांसपेरेंट और सटल, ये इसके गुण है। लाइट है, वायु कैसा है? लाइट है, कोल्ड है, ड्राई है। कभी कभी ड्राई एयर रहती है, कभी कोल्ड एयर रहती है, कभी रफ रहता है वो। तो कभी ये ट्रांसपेरेंट है, नहीं तो हमें दिखाई नहीं देता। अगर वायु कलरफुल रहता तो हम देख नहीं सकते थे। ये ट्रांसपेरेंट है, सटल है, सूक्ष्म है। और इसकी तन्मात्रा है शब्द, स्पर्श, सॉरी, स्पर्श, क्योंकि ये स्किन से रिलेटेड है, हम बाहर से उसको स्पर्श करते हैं। सॉरी, वायु, वायु स्पर्श। कर्म क्या है इसके? ड्राइनेस, रोक्ष, फटीग यानी ग्लानी, ग्लानी